प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें हमने आपकी जो दो पाठ्य पुस्तक है, एक तो जो मेहंदी को रंग उपन्यास और दूसरी पाठ्य पुस्तक है कहानी संग्रह। तो इस कहानी संग्रह की दूसरे चैप्टर को यानी पुरस्कार कहानी को हमने आरंभ किया था और इसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी के कृतित्व, व्यक्तित्व और इस कहानी पर विशेष रूप से हमने चर्चा की थी। कहानी का हमने आरंभ ही किया था और यहीं तक ला करके इसको छोड़ा था और इसी भाग से हम आगे इसको आज आरंभ कर रहे हैं, उसी क्रम को जारी रखते हुए। इस पाठ्य पुस्तक में कहानी संचयन में कुल 9 कहानियाँ हैं, जिसमें से उसने कहा था पहली कहानी का हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन किया था और दूसरी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी को हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं यहीं से। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठे हुए बड़े ही कौतूहल से ये दृश्य देख रहा था। दृश्य कौन सा? इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है मधुलिका, और उसके जो पिता है वो कौशल के सेनापति थे और देश रक्षा में ही वो बलिदान हो जाते हैं। और राजा जो हैं कौशल नरेश, वो हर वर्ष करछी महोत्सव मनाते हैं और इस बार जो करछी महोत्सव है वो मधुलिका के खेत में ही राजा स्वयं हल चला करके करछी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तो ये उस करछी महोत्सव का जब शुभारंभ राजा स्वयं कर रहे थे मधुलिका के खेत में, तब ये जो मगध का राजकुमार है उस दृश्य को बड़े कौतूहल से देख रहा था। आगे इसी क्रम को जारी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। कुमारी मधुलिका महाराज कौशल नरेश के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तो मधुलिका उसके सामने यानी उनके सामने थाल कर देती। ये खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था करछी महोत्सव के लिए। इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। वह कुमारी थी, अनित्य सुंदरी थी। कोशई वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं सुशोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती यानी अपने वस्त्रों को संभालती और कभी अपने रूखे अलकों को, बालों को, अलग यानी बालों को संभालती। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की भी कमी नहीं थी, यानी लगातार उसके मस्तक पर चलने से पसीना भी आ रहा था। ये सब बरौनियों में गुथे जा रहे थे, यानी बाल गुथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिहर उठते, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं बरती। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे अत्यंत विस्मय से, कुतूहल से। और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। यानी कहने का तात्पर्य जितने भी राजवंश के लोग और प्रजा प्रजा से संबंधित जो भी अधिकारीगण और प्रजा के जितने भी लोग वहाँ थे, तो वो महाराज के हल चलाने की कला को देख रहे थे। और दूसरी ओर जो मगध का जो निर्वासित राजकुमार है अरुण, वो दूर से केवल मधुर कृषक कुमारी मधुलिका को एक विस्मय भरी और कुतूहल की दृष्टि से वो देख रहा था, उसके सौंदर्य को देख रहा था और प्रेम भरी नज़र से उसको निहार रहा था। आह, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। ये यानी कृषि महोत्सव का कार्य समाप्त हुआ। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्रिकाएँ यानी स्वर्ण मुद्राएं। ये भी इस कहानी का जो शीर्षक है वो भी पुरस्कार है। तो यहाँ पाठक जब यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आता तो उसको लगता है कि उसके खेत में जो है कृषि महोत्सव का शुभारंभ हुआ था और राजा ने जो है थाल में स्वर्ण मुद्राएं उसको पुरस्कार के रूप में दी। कहानी का एक शीर्षक यहीं तक संकेतित होता है, लेकिन जो जो कहानी को आगे बढ़ते जाते हैं तो लगता है कि इस पर कुछ अलग ही तरह का कोई पुरस्कार मिलने वाला है। वे राजकीय अनुग्रह था, यानी राजा की कृपा थी। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें जो स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। यानी उसमें जो स्वर्ण मुद्रिकाएं थी थाल में, उन्हीं मुद्रिकाओं को उन्होंने महाराज पर पुनः उड़ेल दिया।
न्यौछावर कर दिया और चारों ओर बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जस्वित इस मूर्ति को लोग आश्चर्य से देखने लगे। यानी एक तरह से उसने पहले स्वीकार भी किया, मस्तक भी लगाया, और वही स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने अपने राजा को ऊपर न्यौछावर कर दी। महाराज की भ्रुकुटी भी जरा चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कहा, भ्रुकुटी यानी उनको थोड़ा सा क्रोध भी आया कि मेरे पुरस्कार को तूने इस तरह से ठुकरा दिया। लेकिन जैसे ही महाराज कुछ कहने लगे उससे पहले ही मधुलिका ने कुछ अनुनय किया, प्रार्थना की, देव, ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, अर्थात मेरे पूर्वजों की जमीन है, जिस पर आज आपने कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया। इसे बेचना अपराध है, यानी मैं इसे बेच नहीं सकती। कि आपने कृषि के लिए इस भूमि को चुना है तो मैं इसे बेच नहीं सकती, ये मेरे पूर्वजों की एकमात्र निशानी है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। आप जो पुरस्कार स्वर्ण मुद्राओं के रूप में दे रहे हैं उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकती, ये मेरी सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने के पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, बूढ़े मंत्री ने, अबोध अबोध बालिक की क्या बक रही है? राज के अनुग्रह का तिरस्कार, यानी कहने का तात्पर्य राज की जो कृपा हुई है तेरे ऊपर उसका तू तिरस्कार करिए। तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है ये, यानी जितने की तेरी जमीन है उसका 4 गुना मूल्य तुझे दिया जा रहा है पुरस्कार रूप में। फिर कौशल का तो ये सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है, यानी कौशल का जो राज्य है इसका एक विशेष ये नियम है कि हर वर्ष को कृषि महोत्सव मनाया जाता है और राजा जिस भूमि को चुनते हैं उसका मूल्य उसके मालिक को दिया जाता है। तो आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई, यानी राजकीय रक्षा में तू रहेगी और ये कृषि जो भूमि है ये भूमि अब एक तरह से राजा के संरक्षण में रहेगी। इस धन से अपने को सुखी बना। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर, यानी मधुलिका ने कहा। महाराज को भूमि समर्पण करने में मेरा कोई विरोध न था, मैंने भूमि समर्पण कर दी है, और न है, यानी न तो मेरा कोई विरोध है और न मैं विरोध करती हूँ, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है, मैं इसका कोई मूल्य नहीं लूँगी, यानी मधुलिका उत्तेजित हो उठी थी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर, वाराणसी में जब युद्ध हुआ था उसके अन्यतम जो वीर थे सिंहमित्र, सेनापति सिंहमित्र की ये एकमात्र कन्या है। महाराज चौंक उठे, जो सिंहमित्र की कन्या है जिसने मगध के सामने कौशल की राज रख ली थी, यानी मगध के सामने कौशल की राज बचाए रखी थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है, यानी उसी सेनापति की कन्या है, उसी एक सैनिक की कन्या है। हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा, यानी महाराज को मधुलिका का परिचय प्राप्त हुआ कि ये कौन है, कन्या कौन है, मंत्री के माध्यम से। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। जो कृषि महोत्सव मनाया जा रहा है कौशल में, उसके क्या नियम है? हर वर्ष मनाया जा रहा है कृषि महोत्सव। तो महाराज ने मंत्री से उसके विधि विधान के बारे में पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है, किसी भी अच्छी भूमि को उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है कृषि भूमि के लिए, वह भी अत्यंत अनुग्रहपूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है, और उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है वह राजा का खेत कहा जाता है। यानी कृषि महोत्सव में जिस भूमि को लिया जाता है वह राजा का खेत होता है, और जो मालिक होता है उसको 4 गुना मूल्य दे दिया जाता है, और उसी भूमि पर, चयनित भूमि पर ही कृषि महोत्सव आयोजित किया जाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी, यानी महाराज इस पर संघर्ष मंथन करना चाह रहे थे कि ये क्या है, तो थक गए थे चिंतन करते करते, अब उन्हें कुछ विश्राम की आवश्यकता थी। महाराज थोड़ी देर चुप रहे। जयघोष के साथ सभा उस समय विसर्जित हुई, सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। सभा विसर्जित हो गई थी, सब अपने अपने शिविरों में चले गए थे, और वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी होकर के चुपचाप बैठी रही, यानी खेत की सीमा पर मेड़बंदी पर जाकर के। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ, अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी। प्राचीन में जैसी गुलाबी खिल रही थी
प्राचीन में नहीं, प्राची दिशा में, यानी पूर्व दिशा में जिस तरह से सूर्योदय जो हुआ था तो जो गुलाबी खिल रही थी वह रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। कपोती यानी कबूतरनी, एक तरह से मादा कबूतर। मुंडेर पर यानी खेत की मेड़बंदी पर वो एक पंख पर खड़े अंगड़ाई ले रही थी, आलस्य तोड़ रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ, यानी अरुण जो मगध का निर्वासित राजकुमार है। द्वार पर सुसज्जित अश्व था और वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा और रक्षकगण ऊँघ रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे थे, यानी अरुण का प्रवेश। और युवक कुमार तीर सा निकल गया। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। तुरंग यानी घोड़ा, और प्रभात के पवन से रोमांचित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न निद्रा में एक तरह से सुख ले रही थी, वो विश्राम कर रही थी। वहाँ जो है अरुण पहुंच चुका है। अरुण ने देखा एक खिन्न माधवीलता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर यानी अलग होकर के पड़ी है। यानी माधवी उस पेड़ की कोई एक लता टहनी जो शाखा से अलग होकर के वहाँ छिन्न होकर के पड़ी हुई है। सुमन मुकुलित भ्रमर निस्पंद थे। सुमन यानी पुष्प पूरी तरह से मुकुलित खिले हुए, भ्रमर निस्पंद थे यानी वो भी एक तरह से मकरंद रस का पान कर चुके थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत दिया, यानी घोड़े को, अश्व यानी घोड़े को मौन रहने का संकेत दिया उस सुषमा को देखने के लिए। परंतु कोकिल बोल उठा, यानी कोयल भी बोल उठी। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट, यानी इस कुमारी यानी मधुलिका का जो सोया हुआ सौंदर्य है तो उसको क्यों जगाने आया है, क्यों दृष्टिपात कर रहा उस पर, हे धृष्ट तुम कौन। मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक, वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम्ही ने कल के उत्सव की संचालिका रही हो। हे भद्रे, हे बालिके, तुम ही तो कल जो उत्सव हुआ था उसकी संचालिका यानी मुख्य संचालक तेरे ही द्वारा हुआ था, उसका शुभारंभ तेरे ही द्वारा हुआ था। उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था कल। उस सम्मान क्यों? आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्र, आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? यानी कहने का तात्पर्य उत्सव जो हुआ था उस उत्सव का जो एक तरह से स्वप्न शायद हो सकता है मधुलिका को सता रहा हो और वह चुपचाप बैठे बैठे उस स्वप्न में ही मग्न थी। लेकिन अचानक अरुण के कथन से उसका स्वप्न भंग हो गया। मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। अरुण कहता है कि जो तुम्हारी जो शोभा थी उस उत्सव में, उसमें एक तरह से मेरा हृदय उसका एक तरह से भक्त बन गया है। मधुलिका फिर वापस प्रत्युत्तर देती है, मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का, यानी जो मेरी जो चेष्टाएं थी उस समय की जो मेरी विडंबनाएं थी, आह मनुष्य कितना निर्दयी है। अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। अर्थात मनुष्य कितना निर्दयी होता है जिसने मेरे ऊपर दया तक नहीं दिखाई। तुम जाओ अपने रास्ते जाओ। हे सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती, अर्थात छिपी नहीं रहना जानती, कुंठा में नहीं रहना चाहती, प्रकट उसे वो प्रकट करके ही रहता है। इसलिए मैं केवल प्रार्थना कर रहा हूँ तुम्हारे समक्ष, तुम्हारी कृपा दृष्टि चाहिए बस। तुम बहुत ही सरल सहज हो। राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ। मधुलिका कहती, हे राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंद बिहारी हैं और मैं पृथ्वी पर विश्राम करके जीने वाली हूँ। आप मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया, यानी मैं मेरी परंपरा से प्राप्त जो भूमि है, कृषि भूमि, उस पर मेरा अधिकार आज छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूँ। मेरा इस तरह से, हे अरुण, हे कौशल के मगध के निर्वासित राजकुमार, मेरा इस तरह से उपवास नहीं कीजिए। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा, ये अरुण कहता है। नहीं, वे कौशल का राष्ट्रीय नियम है, या मधुलिका कहती है तो कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती। चाहे
उससे मुझे कितना ही दुख क्यों न हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या है, उन्हें अरुण ने कहा। फिर यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। मधुलिका कहती है, जो रहस्य है ये मानव के हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की तरफ खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने नहीं आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। यानी कहने का तात्पर्य है, मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की तरफ खींच करके एक कृषक बालिका का अपमान करने नहीं आता। यानी कहने का तात्पर्य, आप इस तरह से मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों से उसका रत्न किरीट यानी मुकुट जो है वो चमक उठा। अश्रु वेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत नहीं हुई। यानी उसने अरुण पर इस तरह से प्रहार किया था अपने वचनों का, तो स्वयं को भी कष्ट हुआ, पीड़ा हुई होगी। उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल को देखने लगी कि मैंने आज ये क्या कर दिया। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया, यानी कृपा दृष्टि स्वीकार नहीं की, उपहार नहीं लिया। वे दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। यानी खुद उस खेत में काम नहीं करती, वे तो राज का खेत हो गया, दूसरे खेत में मजदूरी करती और जैसे तैसे भोजन करके बस रूखी सूखी खा करके पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्णकुटीर थी जो उसने बना रखी थी। सूखे डंठलों में से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रय था, यानी वही निवास स्थान घर था। कठोर परिश्रम से रूखा अन्न मिलता और वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। यानी जीवन जीने के लिए, उसकी जिजीविका के लिए वही उसके लिए पर्याप्त था, जो उसने मेहनत मजदूरी करके रूखा सूखा अन्न वो कमा लेती थी। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी और आसपास के कृषक उसका आदर करते। वे एक आदर्श कृषक बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष इसी तरह से उसके बीतने लगे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा आपके इसी पृष्ठ संख्या 38 यानी 38 से हम पुनः आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। ये प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप पहली बार कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को ओपन करके आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही आप इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।